हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का जो बिहार एसएससी या बीपीएससी या कह सकते हैं बिहार में जितना एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और बिहार में जितना एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पहले साइंस देख लेंगे, उसके बाद अलग अलग जो विषय है उसे देखेंगे। इसमें साइंस देखेंगे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है। VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है। तो उसकी इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। उसकी इकाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो ये दिया गया है क्या बोलते हैं, डिस्कशन जो दिया गया है इसमें जो महत्वपूर्ण रहेगा उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भार की इकाई नहीं है। इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भार का इकाई नहीं है। तो इसमें से भार की इकाई नहीं है डाइन, क्योंकि ये बल का क्या है तो बल का ये सीजीएस मात्रक है और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसमें से भार की इकाई हो जाएगा पाउंड, ग्राम, किलोग्राम। इसमें करा कौन सा भार की इकाई नहीं है तो डाइन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। एक खगोलीय जो इकाई है ये किसकी औसत दूरी है तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दर्शाता है और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, एक खगोलीय इकाई बराबर कहेगा तो ये 1.49 मिलियन किलोमीटर होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध के एसआई मात्रक हो जाएगा आपको, इसका एसआई मात्रक है ओम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई कहेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। ये कह रहा है कि फारेनहाइट के जो पैमाना का पाठ्यांक है सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका पाठ्यांक तो ऐसे 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ये है ये सूत्र है। आप ये सूत्र जो है हमेशा याद करके रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है। C/5 ये सेल्सियस को दर्शाता है और F-32/180 ये दर्शाता है किसको तो ये F दर्शाता है फारेनहाइट को। क्वेश्चन में वही कह रहा था कि जो 5 गुना हो जाएगा तो देखिए माना सेल्सियस पैमाने पर तापमान जो होगा T होगा, अतः प्रश्न अनुसार फारेनहाइट F पैमाने पर तापमान F वाला जो हो जाएगा 5T रखेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा। देखिए C की जगह पर T रखा जाए, F की जगह पे 5T। इसे सोल्यूशन करने पे इसे सोल्यूशन कीजिएगा तो T बराबर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा कहेगा तो किसकी इकाई है तो ये ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे। ताप के मापने की इकाई क्या है। 9 नंबर में कह रहा है कि ताप के मापने की इकाई क्या है तो ताप के मापने की इकाई हो जाएगा सेल्सियस। और तापमान के एसआई मात्रक आपसे पूछेगा, इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन और ताप के मापने की इकाई सेल्सियस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है। इसमें से सदिश राशि कौन सा है तो सदिश राशि इसमें से हो जाएगा वेग। द्रव्यमान, लंबाई और समय क्या है तो समय, ये तीनों द्रव्यमान, लंबाई, समय अदिश राशि हो जाएगा। जो सदिश राशि होता है उसमें वेग, उसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा।
अगला है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। और आपको बताना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में 10 के पावर 3 हो जाएगा। किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा। तो ये 3 घट जाएगा तो किलोमीटर में हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। वही मीटर में कहता तो यहाँ 15 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश वर्ष है, पर 1 प्रकाश वर्ष का मान लगभग कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये दूरी की इकाई होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है उसे बोलते हैं पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है उसे पारसेक बोलते हैं। और 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। वही आपसे मीटर में पूछ देगा, तो मीटर में हो जाएगा 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। सेकेंड समय मापने की इकाई है। जिस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा उसे देखा जाएगा, जो बाकी जो परिभाषा दिया है उससे छोड़ दिया जाएगा। ये परिभाषा याद करके क्या कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें से सदिश राशि आपसे हो जाएगा। सदिश राशि इसमें से बल है, दबाव, कार्य और ऊर्जा, ये तीनों क्या है? तो तीनों अदिश राशि है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी कुछ देखते हैं सदिश राशि कौन कौन है। वेग और विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आदि, ये सब क्या है? तो सभी सदिश राशि है। इसमें से रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग ये सब क्या है? सदिश राशि है। बाकी ये सब वेग, विस्थापन, त्वरण ये सब भी सदिश राशि है। तो हमेशा आते रहता है, ये तीनों नया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर में कह रहा है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? ये वही सूत्र पे है जो है ना, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ जो सूत्र है, यहाँ 100 दिया रहता है, यहाँ 180, तो उसको कटा दिया गया। तो C/5 आप याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ ये हो गया सेल्सियस और ये हो गया फारेनहाइट। इसी पे मान रखिएगा। सिंपल में क्वेश्चन है कि 50 डिग्री तापमान को अगर आप फारेनहाइट में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा? तो फारेनहाइट में अगर चेंज कीजिएगा तो इसका हो जाएगा आंसर 122 डिग्री फारेनहाइट। और ये यहाँ पर दिखाया भी गया है। देखिए ये सूत्र है C/5 F-32/9 होता है। सेल्सियस के जगह पे 5 रखा गया है और सोल्यूशन करने के बाद 122 फारेनहाइट आया है। आगे बढ़ेंगे, 15 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी के इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैक्यूरल हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी की इकाई। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक बैक्यूरल का रेडियोधर्मी सामग्री की मात्रा की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्रति सेकंड एक नाभिक का क्षय होता है। एक बैक्यूरल बराबर होता है 1 विघटन बटे पर सेकेंड। 1 बैक्यूरल बराबर कितना होता है? तो 1 विघटन बटे सेकेंड। रेडियोधर्मिता की पारंपरिक जो इकाई है ये हो जाएगा क्यूरी। रेडियोधर्मिता की जो पारंपरिक इकाई है ये हो जाएगा क्यूरी। आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा। एक फेम्टोमीटर तुल्य है। तो एक फेम्टोमीटर जो है किसके तुल्य है? तो ये 10 के पावर -15 मीटर के तुल्य है। एक फेम्टोमीटर किसका तुल्य है? 10 के पावर -15 मीटर के। यहाँ देख लीजिए सलूशन दिया गया है कि एक फेम्टोमीटर 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। और इसी को पलट दीजिएगा तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फारेनहाइट बराबर है। ये वही क्वेश्चन हो गया C/5 बराबर F-,
32/9 और इसमें आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है। यहाँ एफ की जगह पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट रखिएगा और सी यानी सेल्सियस के मान निकालना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, उसी पर सोल्यूशन कर लीजिए। इसमें हो जाएगा -15 डिग्री अगर सेल्सियस में चेंज कीजिएगा तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या होता है? तो दाब की इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा दाब की इकाई। दाब क्या है? तो ये दाब अदिश राशि है। इसमें सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में कह रहा है कि किसी तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं, अर्थात P बराबर F/A। P मतलब हो जाएगा दाब, F मतलब हो जाएगा बल और A मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 में हो जाएगा कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई होता है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई हो जाएगा वाट। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि यह प्रसिद्ध जो वाट थे ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर आधारित है। वाट जो चिन्ह दिया गया है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर आधारित है, जिन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। शक्ति को किलोवाट, मेगावाट एवं अश्व शक्ति आदि में भी मापा जाता है और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस के मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। ये वही सूत्र पे क्वेश्चन है और इस सूत्र पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 21 नंबर देखेंगे, आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को किस में नापते हैं? तो आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सलूशन देख लेंगे। इसका सलूशन में है कि माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग वेग, तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। इसका सूत्र हो जाएगा तरंग का वेग बराबर आवृत्ति बटे तरंगदैर्घ्य होता है। एक तरंगदैर्घ्य बराबर आपसे पूछेगा तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक तरंगदैर्घ्य बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है ये किसका इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ दिया भी गया है एक एंगस्ट्रॉम बराबर मान कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य की एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य के एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य के एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। इसका सलूशन देख लेंगे। वही सलूशन देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, उसी का सलूशन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था में किसी भी प्रकार में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। दूसरे शब्दों में जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान के रूप में, अर्थात जड़त्व में द्रव्यमान किसी वस्तु की गति के प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कह रहा है कि जिसका अर्थ है कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा गति का विरोध करने की क्षमता उतना ही अधिक होगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इतना याद रखिएगा कि जिसका कह रहा है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा गति का विरोध करने की क्षमता उतना ही अधिक होगी। आगे बढ़ेंगे, 25 हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भार की इकाई नहीं है? तो इसमें से भार की इकाई नहीं है डाइन। डाइन किसका इकाई है? तो ये बल का सीजीएस मात्रक है। बाकी पाउंड, ग्राम और किलोग्राम ये भार का इकाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ल्यूमेन इकाई है। तो ल्यूमेन जो है किसका इकाई है? ये ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। ल्यूमेन द्वारा प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की कुल मात्रा को मापा जाता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। 27 हो जाएगा वह तापक्रम जिस पर फारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप याद रख लीजिएगा कि किस तापमान पर कह रहा है कि फारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान जो है समान होता है। तो ये होता है -40 डिग्री पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। तो ये हो जाता है कितना डिग्री पे समान होता है फारेनहाइट और सेंटीग्रेड? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है तापक्रम की एसआई मात्रक क्या है? यानी तापमान के जो एसआई मात्रक है ये क्या हो जाएगा? तो तापमान के एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। और इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इसका सलूशन हो जाएगा तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है, लेकिन सेल्सियस एवं फारेनहाइट ताप मापने की अन्य इकाई है और ऊर्जा के जो मात्रक होता है ये होता है जूल। इसमें कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तापमान की जो एसआई इकाई है केल्विन होती है, सेल्सियस और फारेनहाइट जो है ताप मापने की अन्य इकाइयां हैं और ऊर्जा के मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक ताप के केल्विन होता है, लेकिन तापक्रम मापने के अन्य जो इकाई है सेल्सियस भी है और फारेनहाइट भी है। 30 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 वोल्ट यानी आपसे पूछ रहा है वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम। वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ दिया भी गया है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो वही केल्विन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है गति का अध्ययन कहलाता है, गति के अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति के अध्ययन को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं काइनेटिक्स। गति के अध्ययन को काइनेटिक्स बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के सुझाव दिए थे। इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव मैक्स प्लांक द्वारा कब दिया गया था? तो 1900 ईस्वी में दिया गया था। यह सिद्धांत परमाणु और उप परमाणविक स्तर पर ऊर्जा और पदार्थों के व्यवहार और प्रकृति की व्याख्या करता है। आगे हम लोग देखेंगे 34 नंबर, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग अत्यधिक तापक्रम मापते हैं। इसका सलूशन देख लेंगे हम लोग। पायरोमीटर अत्यधिक तापक्रम को मापने में प्रयोग किया जाता है। यह थर्मामीटर का एक प्रकार है। आपसे पूछेगा कि पायरोमीटर किसका एक प्रकार है? तो पायरोमीटर एक थर्मामीटर का प्रकार है। अति ऊंचे तापमान के कारण पायरोमीटर द्वारा गैर संपर्क तापमान की माप की जाती है। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, लक्स इकाई है। तो लक्स आपसे पूछ रहा है किसकी इकाई है? तो ये प्रदीप्ति की इकाई है। लक्स प्रदीप्ति का इकाई है। आगे देखेंगे 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख उपकरण के बारे में। प्रमुख उपकरण के बारे में देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा
बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन का। इसे किससे इंडिकेट करते हैं? तो W से। और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कहेगा तो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान के देगाना जो क्षेत्र है ये टंगस्टन के अधिक उत्पादन करता है। आगे इसका सलूशन भी देख लेते हैं। इसका सलूशन हो जाएगा, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कहीं कहीं औसत में दे रहता है 3200 से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक। 3500 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है? तो गलनांक होता है। 2 नंबर हो जाएगा, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे कहते हैं पायरोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 3 नंबर है, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हुक के नियम पे कार्य करने वाला उपकरण इसमें से हो जाएगा कमानीदार तुल्ला। ऑप्शन हो जाएगा बी, कमानीदार तुल्ला हो जाएगा जो कि हुक के नियम पे कार्य करता है। और इसका हम लोग सलूशन भी देख लेते हैं। इसका सलूशन है, हुक का नियम देखते हैं, स्प्रिंग को विस्तारित करने के लिए आवश्यक बल उसी दिशा के समानुपाती होता है जो स्प्रिंग को उसके विश्राम की स्थिति से विस्तारित करने पर प्राप्त होती है। स्प्रिंग स्केल या स्प्रिंग बैलेंस हुक के नियम पे कार्य करता है। यह एक प्रकार का भार मापने का पैमाना है। यह क्या है? तो एक प्रकार का भार मापने का पैमाना है। आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो ये किए थे जॉन बार्डिन। ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉन बार्डिन ने ट्रांजिस्टर की खोज किए थे। सलूशन हम लोग देख लेते हैं। इसका सलूशन है, ट्रांजिस्टर की खोज 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रैटन और विलियम शाक्ले ने की थी। थॉमस जो एडिसन है, थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। निकोला टेस्ला ने एसी करंट की खोज की थी। माइकल फैराडे कहेगा तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा डायनेमो आदि के ये खोज किए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वायुमंडल दाब को मापने का यंत्र, वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस्कोग्राफ से क्या मापते हैं? तो पौधे में वृद्धि के माप होता है किस्कोग्राफ से। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डायनेमो जो है, डायनेमो में क्या परिवर्तन होता है? डायनेमो ये किसको चेंज करता है? तो डायनेमो चेंज करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ेंगे, इसका सलूशन भी देख लेते हैं। इसका सलूशन हो जाएगा, डायनेमो सामान्यतः विद्युत जनरेटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो जनरेटर है विद्युत जनरेटर उसे ही डायनेमो सामान्य रूप में बोलेंगे। डायनेमो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा चेंज होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि डायनेमो जो है किस प्रक्रिया द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रक्रिया के द्वारा। डायनेमो का उपयोग दिष्ट धारा जनित्र में होता है। डीसी धारा में डायनेमो का उपयोग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसे परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता है। आपसे पूछेगा कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कहाँ पे जोड़ा जाता है? तो समानांतर में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 8 नंबर, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो विद्युत जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत मोटर एक विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है,
9 नंबर हो जाएगा विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? तो विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार का उपयोग करते हैं। विद्युत के इस्त्री में नाइक्रोम के तार का उपयोग होता है। और इसका सलूशन भी देख लेते हैं। विद्युत इस्त्री जिसे प्रेस बोलते हैं में अवरक के साथ नाइक्रोम किसका मिश्रण है? तो ये निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। विद्युत इस्त्री जिसे प्रेस बोलते हैं अवरक के साथ नाइक्रोम का उपयोग होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस्त्री की निचली सतह गर्म हो जाती है जो कपड़ों को प्रेस करने हेतु प्रयुक्त होता है। नाइक्रोम मिश्रण है निकेल और क्रोमियम का और अवरक के साथ इसे प्रेस में प्रयुक्त करते हैं। 10 नंबर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है, एसी वोल्टेज के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? यानी किस बात को यह इंगित करता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो आंधी या झंझावत की संभावना होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 12 नंबर। वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग कहाँ यानी क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं। प्रतिरोध ये इसका एसआई मात्रा कहेगा तो ओम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये मापता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है ये तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। आगे देखेंगे, आगे इसमें से महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो हाइड्रोमीटर है ये किस नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे, 14 हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से और घनत्व में मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर से। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं सर्वप्रथम लियांड्रो दा विंची ने पहला क्रूड हाइग्रोमीटर बनाया। इसी तरह स्विस भौतिकविद एवं भूविज्ञानी होरेस बेनेडिक्ट डी सयोसुर ने नमी को मापने के लिए मानव बल का उपयोग करके अपनी तरह के पहले हाइग्रोमीटर का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी भी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है। किसी भी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और किसी भी आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध कहेगा तो ये हो जाएगा अनंत। किसी भी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और किसी भी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है। इसका आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता ये रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा और इसमें आगे हो जाएगा स्केल लघु गुणक श्रेणी पर आधारित होती है। जो रिएक्टर स्केल है ये किस पे आधारित होते हैं? तो लघु गुणक श्रेणी पे आधारित होती है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापते हैं किससे? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। टेकोमीटर से मापते हैं स्पीड, गाड़ी का स्पीड टेकोमीटर से मापा जाता है। आगे देखेंगे, टेकोमीटर जो है टेकोमीटर से वाहनों का स्पीड मापी जाती है। और विशिष्ट गुरुत्व सिद्धांत जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पे लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों किस पे कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। लैक्टोमीटर जिसे दूध की घनत्व में मापते हैं या हाइड्रोमीटर जिसे अपेक्षित घनत्व में मापते हैं, ये दोनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। 18 हो जाएगा अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अग्नि बुझाने के यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है अग्नि बुझाने में। आगे हम लोग पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा फायदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो फायदोमीटर है ये समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो है देख लेते हैं।
फायदोमीटर समुद्र जहाज पर प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है जिसका प्रयोग समुद्र में जल की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इसे इको साउंडर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फायदोमीटर को इको साउंडर भी बोलते हैं। इसमें जल के भीतर प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसमें जल के भीतर जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई को ज्ञात किया जाता है। भूकंप की माप के लिए सिस्मोग्राफ तथा वर्षा के माप के लिए वर्षा मापी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर का संबंध हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है और इसका जो प्रयोग है पेसमेकर या गति प्रेरक, इसका नाम हो जाएगा गति प्रेरक भी इसका नाम है। पेसमेकर या गति प्रेरक एक ऐसा छोटा उपकरण है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन कर लगाया जाता है। ऑपरेशन करके मानव के हृदय में लगाया जाता है और ये बैटरी युक्त छोटा सा उपकरण है जो हृदय को गतिशील बनाए रखता है। एक कृत्रिम पेसमेकर कई वर्षों तक कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर हो जाएगा दीप्ति मापी। दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये किसका मापने के लिए? तो रोशनी की तीव्रता मापने के लिए दीप्ति मापी का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर हो जाएगा रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है। यह लघु गुणकीय स्केल है जिसमें प्रत्येक दो मानों के मध्य 10 गुने का अंतर होता है। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक दो मानों के मध्य जो है 10 गुने का अंतर होता है। आगे हो जाएगा 23 नंबर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत किस लिए सत्य है? तो आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है ये किस पे कार्य करता है? तो द्रव्य और गैस दोनों पे कार्य करता है। तो बी और सी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत सभी तरल पदार्थों पर लागू होता है। तरल पदार्थ वे पदार्थ है जो प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए गैस भी तरल पदार्थ है। इस प्रकार आर्किमिडीज के सिद्धांत को गैस पर भी लागू किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी के बारे में। यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या है? एक वस्तु जो है 16 मीटर ऊंचाई से धरती पर गिरती है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या है? तो इसका सूत्र जो देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है h बराबर यानी कि ऊंचाई बराबर ut प्लस हाफ हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। और इसमें क्या है? तो ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया प्रारंभिक वेग और t हो गया समय और ये इसका हो गया दूसरा समय। आगे बढ़ते हैं। इसमें वस्तु की ऊंचाई जो है h है और प्रारंभिक वेग u हो जाएगा, अंतिम वेग v हो जाएगा। तो इसका सलूशन जो है देख लेते हैं। इसमें प्रारंभिक वेग जो है 0 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऊंचाई की जगह पर 16 मीटर दिया था तो 16 मीटर रखा गया है। आपसे टाइम निकालना है कि नीचे कब गिरेगी। तो इसके सलूशन करने के बाद कितना आएगा? तो सलूशन करने के बाद t बराबर 160/49 अंदर उठ में आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8 सेकेंड। 16 मीटर ऊंचाई से वस्तु को गिराने में समय लगेगा, यानी 16 मीटर ऊंचाई से नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा? 1.8 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर हो जाएगा एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। उस वस्तु के विस्थापन क्या होगा? तो ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और यही कह रहा है कि इस वृत्ताकार पथ पे गति करता है वस्तु और 2 चक्कर लगाने में उसका वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो ये यहाँ से वस्तु यहाँ आएगा तो ये विस्थापन जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि दूरी तय नहीं कर रहा है तो विस्थापन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु के 2 पूर्ण चक्कर में विस्थापन 0 होगा। विस्थापन जो है अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच सबसे छोटे पथ की लंबाई के बराबर होता है।
विस्थापन क्या होता है, तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच सबसे छोटे पथ की लंबाई होता है। तो ये यहाँ से चला और यहाँ के यहीं आ गया तो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो वही आंसर है शून्य। 3 नंबर देखेंगे, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो आपको संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द्रव्यमान जो है 4 गुना है तो m के जगह पे 4 रखिए और इसका वेग आधा हो जाता है तो v के जगह पे आधा हो जाएगा। तो वही कह रहा है तो वस्तु का संवेग क्या होगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो वस्तु के संवेग पहले के संवेग से कितना हो जाएगा 2p, यानी कि पहले संवेग p था अब हो जाएगा 2p। तो कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो रहा है 2 गुना। आंसर इसमें हो जाएगा 2 गुना, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, वही देख लीजिए सोल्यूशन दिया गया है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, वही द्रव्यमान दिया गया था 4 और इसका वेग दिया गया हाफ, तो वही समीकरण निकालिएगा तो 2p हो जाएगा, पहले से ही हो जाएगा 2 गुना। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो किसी वस्तु के जो वेग है दुगना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 4 गुनी। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो 4 गुनी हो जाती है। ये फेमस क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 5 नंबर देखेंगे, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होता है तो वस्तु गति कर रही है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन कह रहा है कि समय के वर्ग का समानुपाती होता है तो वस्तु गति कर रही है, तो ये गति कर रही है एक समान त्वरण से। ऑप्शन हो जाएगा सी, एक समान त्वरण से गति कर रही है। इसका सलूशन भी देख लेते हैं। इसका सलूशन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो इसका अर्थ है कि वस्तु पर एक समान त्वरण कार्य कर रहा है और यह जो है न्यूटन के गति के दूसरे के नियम के अनुसार होता है। यह किसके अनुसार होता है, तो न्यूटन के जो गति है दूसरे नियम के यह अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा देखते हैं, इसमें हो जाएगा 1/2 mv²। इसका सूत्र होता है, ये मात्रा कह रहा है कि यानी कि द्रव्यमान स्थिर है और मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो भी इसमें दोगुनी हो जाएगा, भी तो भी की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये मात्रा जो है स्थिर है और नीचे 1/2 है तो कटेगा, तो ये 2 ये 2 कट जाएगा तो इसमें संवेग बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें संवेग 2 गुना हो जाता है। इसमें संवेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, जब स्थिर रखते हुए मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों जो कि आरंभ में स्थिर है उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा। तो कह रहा है भिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों जो कि आरंभ में स्थिर है, 2 भिन्न द्रव्यमान के 2 पिंड हो गया और ये आरंभ में क्या है तो स्थिर है और ये कह रहा है कि इन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है। समान बल लगता है और एक ही समय में गतिशील किया जाता है तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा। तो दोनों पिंडों में एक समान आपको बताना है कि क्या होगा, तो दोनों पिंड में एक समान संवेग होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मात्रा ut प्लस टी चिन्हों का अर्थ सामान्य है का आयाम क्या होगा। मात्रा ut प्लस टी का आयाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा lt। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है इसमें कौन सा सही होगा, यानी कौन रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण के संबंध को दर्शाना है कि कौन सा अधिक होगा और कौन सा कम होगा। कार का एक पहिया जो कि सड़क पर चल रहा है तो उसके घर्षण को आपको दर्शाना है कि कौन सा अधिक होगा और कौन सा
तो कम होगा। तो इसमें सबसे कम होगा रोलिंग घर्षण, उसके बाद इससे अधिक होगा गतिज घर्षण और सबसे अधिक होगा स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन हो जाएगा बी। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो इसमें सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण होगा, उसके बाद गतिज घर्षण उससे कम हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा रोलिंग घर्षण। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ये गति के प्रथम नियम के चलते होता है, इसे ही जड़त्व के नियम भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसमें केवल संवेग जो है सुरक्षित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ है, इसका सोल्यूशन में कह रहा है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का प्रारंभिक एवं अंतिम निकाय संवेग सदैव समान रहता है, अतः केवल संवेग ही सुरक्षित रहेगा। यह बंदूक की गोली एक ठोस ब्लॉक से टकराती है जो कि स्थिर यानी कि विराम अवस्था में है, एक मेज पर रखा है, माना गोली का द्रव्यमान जो है m तथा वेग u है एवं ब्लॉक का द्रव्यमान m एवं गोली के धंसने के बाद गोली तथा ब्लॉक से बना निकाय भी वेग से गति करता है। तो जो है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो है पर जो वेग है प्रारंभिक वाला शून्य हो जाएगा, उस टक्कर से पहले का ब्लॉक का संवेग जो है ये शून्य है, अर्थात जो है संवेग में परिवर्तन शून्य होगा, जो कि प्रदर्शित करता है कि संवेग में बदलाव नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर हो जाएगा, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए जो वाहन का ड्राइवर है ये गियर का अनुपात कितना रखेगा? तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। 1 के बराबर या उससे अधिक गियर के जो है गियर का अनुपात रखता है। आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है त्वरण जो होता है चर होता है, यानी कि त्वरण बदलते रहता है। जैसे ये स्थिर गति के साथ वृत्ताकार वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो इसका वेग जो है बदलते रहेगा, तो इसका हर जगह इसका वेग बदलते रहता है और वेग बदलेगा तो इसका त्वरण भी बदलेगा, तो इसमें चर जो होता है त्वरण रहता है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। स्थिर गति से वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु की दिशा निरंतर बदलते रहने से इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि वेग सदिश राशि है तथा त्वरण सदैव वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होने के कारण त्वरण भी निरंतर बदलते रहता है। अतः स्थिर गति से वृत्ताकार पथ पर चलती वस्तु का त्वरण चर होता है, यानी कि वेरिएबल होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, कह रहा है कि खाली स्थान काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकांक समय में कर सकता है। तो ये इसमें हो जाएगा संवेग प्रवाह। संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर देखेंगे, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो कार जो है कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी और इसमें ट्रक में अधिक गतिज ऊर्जा होगा, कार में क्या होगा तो कम गतिज ऊर्जा होगा। वही कार के बारे में पूछ रहा था, तो ये कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। इसका सलूशन देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा का मान जो है ये द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ कार तथा भरे हुए ट्रक समान गति से चल रहे हैं तथा ट्रक का द्रव्यमान कार से बहुत अधिक है, अतः ट्रक की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी जबकि कार की जो गतिज ऊर्जा होगी कम होगी।
आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है न्यूटन का गति के तीसरा नियम। न्यूटन का गति के तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं। तो न्यूटन के जो पहला सिद्धांत है उसे जड़ता के सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर है, जेट इंजन का कार्य संचालन सिद्धांत का किस सिद्धांत का संरक्षण करता है? जो जेट इंजन है इसका कार्य संचालन किस सिद्धांत का संरक्षण करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण का संरक्षण करता है। यानी जो जेट इंजन है ये रेखीय संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर देखेंगे, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स जो है विज्ञान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विराम की स्थिति से। ऑप्शन हो जाएगा बी, विराम की स्थिति से। 20 नंबर देखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ेगी? यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 9 गुना। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 गुना पर 4 गुना बढ़ता है और 3 गुना बढ़ने के बाद 9 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर है, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट जाएगी? कोई एक वस्तु है, यह जमीन हो गया, यहाँ से यहाँ पे बिगा जाता है यानी ऊपर बिगा जाता है, तो ये यहाँ पे कब लौटेगी, कितना सेकेंड में लौटेगी? तो देखते हैं, तो ये लौट जाएगी 2 सेकेंड में। और ये बनाने का जो प्रक्रिया है, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। इसे आपका सूत्र हो जाएगा इसका v बराबर u माइनस जी टी। और u क्या है? तो ये प्रारंभिक वेग है, v हो जाएगा अंतिम वेग। तो इसका अंतिम वेग जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका सूत्र निकालते हैं, तो अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो u बराबर अब हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा जी टी। u बराबर जी टी हो जाएगा। हम लोग से समय पूछ रहा है तो t बराबर हम लोग को निकालना है, u बराबर हो जाएगा g। u बराबर g हो जाएगा, जिसमें कि g के मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेग कितना दिया गया है? g के मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहाँ है। और वेग के जो वस्तु का वेग दिया गया कितना स्पीड से फेंका जाता है, तो ये हो जाएगा 9.8। दोनों काटने पे निकल रहा है टी कितना हो जाएगा? सेकेंड। और 1 सेकेंड हो रहा है, तो गेंद के ऊपर जाने में जो समय लगता है वो हो जाएगा 1 सेकेंड। और वापस आने में जो समय लगता है t2, ये भी हो जाएगा 1 सेकेंड। तो दोनों पूरा कर रहा है कि जो वस्तु ऊपर जाकर नीचे आने में कितना समय लेगा, तो ये लेगा 2 सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है, पहले चित्र देख लीजिए। 22 में कह रहा है कि निम्न चित्र में एक गेंद ओ ए तथा ओ बी पर स्थित है। ये गेंद ये हो गया स्थित है, सतह AO का प्रतिक्रिया बल होगा। जो सतह ये वाला है AO का प्रतिक्रिया बल होगा, तो आपको इससे दिखाना है कि अधिक होगा या कम होगा। जो ये वाला प्रतिक्रिया बल है OA का प्रतिक्रिया बल OB से क्या होगा? तो AO का प्रतिक्रिया बल जो है ये OB से अधिक होगा, ये OB से अधिक होगा। यहाँ थीटा कम होगा, तो याद रख लीजिएगा जिसका थीटा कम होगा उसका प्रतिक्रिया बल अधिक होता है। इसमें हो जाएगा ए आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा के समीकरण ये हो जाएगा के बराबर 1/2 mv²। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लीजिए ये सूत्र हो जाएगा के बराबर 1/2 mv², जो जिसमें के ये हो जाएगा निकाय की यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा, m बराबर हो जाएगा निकाय का द्रव्यमान और v बराबर हो जाएगा निकाय का वेग। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 72 किलोमीटर के वेग का अर्थ है 72 किलोमीटर का वेग, इसे आपको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा करने पे ये कट जाएगा, 18 के 72, ये इससे गुणा हो जाएगा
ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होती है? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दूध से मक्खन कैसे अलग किया जा सकता है? दूध से मक्खन अपकेंद्रीकरण बल के द्वारा अलग होता है, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी के बारे में। प्रकाशिकी के बारे में आगे देखेंगे। 1 नंबर हो जाएगा मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के जो नेत्र पे प्रतिबिंब बनता है ये बनता है कैसा? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है वास्तविक और उल्टा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंख पे प्रतिबिंब वही बनता है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 3 नंबर है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और जो इसमें प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के आगे बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक अपसारी दर्पण कौन सा है? तो एक अपसारी जो दर्पण है ये हो जाएगा एक उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण को एक उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन है कि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण क्या करते हैं? तो ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 5 हो जाएगा, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दंत चिकित्सा के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज यहीं तक समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट जो है आगे अगला वीडियो में लाया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।